सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसकी ये दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. तो जो सबसे पहली जो कही जाने वाली जो नेशनलिज्म की एक्सप्रेशन है, जब सबसे पहली जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है, ये राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में। जैसा कि आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा भी होगा कि 1789 में फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर, पूरे धरती पर जो है वो निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश राजा कौन? लुई 16, उनका शासन था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे ये हुआ कि जो सोवर्निटी थी, सोवर्निटी का मतलब होता है कि राष्ट्र की स्वयं अपनी शासन चलाने की शक्ति, संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। इसका मतलब होता है राष्ट्र की स्वयं अपनी शासन चलाने की शक्ति। तो फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, इससे ये हुआ कि जो सोवर्निटी थी वो मोनार्की से ट्रांसफर होकर किसके पास चली गई? फ्रांसीसी नागरिकों के पास चली गई। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. इस संविधान के जरिए, इस क्रांति के जरिए लोगों ने ये घोषणा कर दी कि अब यहां से, यहां के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, वो अब तय करेंगे कि फ्रांस का भाग्य क्या होगा, फ्रांस में जो शासन चलेगी वो कैसे चलेगी, अब यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। राजतंत्र का कहीं भी शासन में योगदान नहीं होगा। इस रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने ये आह्वान कर दी, राजा को बता दी ये बात। थोड़ा सा हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ध्यान दे लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9th में ये शुरू हुई थी आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बेहतर है एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग इस टॉपिक से हटते हैं, इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से हटते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर चलते हैं। तो 1774 की बात है। लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, ये बर्बन फैमिली फ्रांस में 13th सेंचुरी से राजतंत्र का हिस्सा रही है। राजा का शासन जो चल रहा था फ्रांस में, वो 13th सेंचुरी से चल रहा था और ये राजतंत्र जो है वो कौन चला रही थी? बर्बन फैमिली। उसी फैमिली से बिलोंग करने वाले लुई 16 जो हैं वो 1774 में राजगद्दी इन्होंने संभाली। इनकी उम्र उस वक्त कोई 20 साल थी। और जब इन्होंने राजगद्दी संभाली, इसके बाद इनकी शादी होती है। शादी में जिससे शादी होती है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस रहती हैं, मैरी एंटोनेट इनका नाम था। लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद करी थी। लुई 16 ने क्या करी थी? इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद करी थी, क्योंकि इन दोनों का कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटेन था। अब युद्ध में जो इन्होंने साथ दिया तो इनका खर्चा आया, 1 मिलियन से ज्यादा इनका खर्चा आया। और जब लुई 16 राजा बने, उन्होंने सहायता करी और सहायता करने के बाद ये कर्ज में आ गए 1 मिलियन लीवर उस टाइम की करेंसी थी, जो 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, इसका ब्याज बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 2 जो है वो
2 बिलियन लीवर जो है वो हो चुका था। जो लेंडर्स थे वो ऑलरेडी जो है वो 10% का डिमांड कर रहे थे। तो जिनसे आपने कर्ज लिया उनको तो सधाना ही है आपको। तो लुई 16 को कर्ज तो सधाना ही था, उसके अलावे जो एक आलिशान बिल्डिंग थी, पैलेस थी, राजमहल था, द कोस्ट ऑफ एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साय। तो वर्साय का जो राजमहल था उसके राजमहल के खर्चे को मेंटेन करना था उनको, आर्मी को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना था, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना था, इनको इन सब के खर्चे मेंटेन करने थे। और कोई भी राजा हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो टैक्स वसूल करके ही इन खर्चों को पूरा करती है। तो इन वजहों से टैक्स बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी, राजा को टैक्स बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि इन खर्चों को उनको मेंटेन करना था। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहले में क्लर्जी आते थे 5 to 10% लोग, नोबिलिटी आते थे 1 से 2% के लोग, और थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी 98% की, वो थी किसकी? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसियन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, इन लोगों की थर्ड स्टेट थी। उन दिनों जो है जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनको जन्म से ये जन्मसिद्ध अधिकार था कि ये लोग टैक्स देने की लायबिलिटी से रहेंगे मुक्त। तो जो भी टैक्स देने का काम होता था वो थर्ड स्टेट के लोग करते थे, और थर्ड स्टेट के टैक्स देने के बदौलत ही लुई 16 या लुई 16 से पहले जो भी राजा थे वो अपने सारे खर्चों को मेंटेन किया करते थे। तो थर्ड स्टेट के लोग ऑलरेडी क्या कर रहे थे? तिथीज स्टेट को, टैली जो है वो चर्च को तिथीज, और स्टेट को टैली जो है वो क्या कर रहे थे? टैक्स के नाम पर दे रहे थे। इसके अलावा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सॉल्ट, टोबैको, इस सब पर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया कर रहे थे। तो और जो बाकी के जो लोग होते थे, मतलब किसान लोग ये करते थे, किसान लोग क्या करते थे कि चर्च को तिथीज देते थे और टैलीज स्टेट को देते थे टैक्स के नाम पे, और इनडायरेक्ट टैक्स भी देते थे। और बाकी के जो लोग थे, किसान को छोड़ करके जो बाकी के जो लोग होते थे, लैंडलेस लेबरर, सर्वेंट, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये लोग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। मतलब टोटल का टोटल टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट के लोग दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो एक तो इधर तरफ ये लोग क्या कर रहे थे? टैक्स दे रहे थे, और दूसरी तरफ किन कारणों से टैक्स बढ़ाने की जरूरत थी आप लोगों ने अभी जाना। तो ऐसे में जब लुई 16 ने जब ये बात करी कि भाई साहब अब टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, खर्चे मेंटेन करने हैं, 2 बिलियन का लीवर चुकाना है, तो थोड़े से लोग परेशान हुए, राजा के इस रवैये से नाखुश भी हुए। तो थर्ड स्टेट के लोग जैसे मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल्स थे, ये लोग भी टैक्स देते थे, तो इनको थोड़ी सी निराशा हुई। अब जो थर्ड स्टेट के कुछ पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया, या उन्होंने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, उनका कहना हुआ कि भाई राजा क्यों नहीं टैक्स दे, हम ही क्यों टैक्स दें। तो जब इन्होंने कहा कि भाई साहब हमको अब टैक्स बढ़ाना है, उन दिनों एक नियम था कि राजा जो है वो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दे जरूर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बोल देगा तो लागू हो जाएगा। तो एक तरफ जो है वो थर्ड स्टेट के लोग ऑलरेडी क्या कर रहे थे? टैक्स दे रहे थे, ठीक है, और राजा जो है वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे। खर्चे की वजह आप लोग जान चुके। ऐसे में लोगों के दिमाग में एक चीज पनपना शुरू हुआ, नाखुश हुए तो नाखुश होंगे तो बदलाव की बात करेंगे। तो ऐसे में एक चीज उन लोगों के दिमाग में पनपना शुरू हुआ, और इन विचारधाराओं को यूं कह लो कि राजतंत्र से राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने की जो मनोवृत्ति है ये लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई। तो ऐसे में जो है लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों के माइंड को शेप करने का काम किया बहुत सारे राइटर्स ने। जैसे थे उसमें रूसो थे, जॉन लॉक थे, मॉन्टेस्क्यू थे। जॉन लॉक ने अपनी किताब लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने राजा के निरंकुश शासन और अधिकार का खंडन किया, बोला कि नहीं ये सही नहीं है। रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सरकार के ऐसे रूप की बात करी कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने ये लिखा, रूसो ने अपनी किताब में, कि सरकार लोग और उनके प्रतिनिधि के मध्य जो
सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक अनुबंध होता है, उस पर आधारित होनी चाहिए, आपस में तालमेल होनी चाहिए सरकार की। अब यहाँ लुई 16 टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो जनता का राय जान ही नहीं रहे कि भाई आपकी कमाई कहाँ है, कैसे दीजिएगा नहीं दीजिएगा। तो उन्होंने क्या लिखा रूसो ने कि भाई सरकार लोग और उनके प्रतिनिधि के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार लोग और उनके प्रतिनिधि के मध्य जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध होता है, उस पर आधारित होनी चाहिए, उन्होंने रूसो ने कहा। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब छपवाई, उस किताब का नाम दिया द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार के शासन को 3 स्तर पर विभाजित होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उन दिनों इस तरह की सरकारी शासन या सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा शासन है, यह रूप उन दिनों जो है, जो उन्होंने लिखा, मॉन्टेस्क्यू ने जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में लिखा कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए। इस तरह की सरकार जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को में लागू थी। 13 अमेरिकन कॉलोनीज में, जिनको लुई 16 ने मदद करी थी ब्रिटेन से आजादी दिलाने में, वहां पर यह लागू हो चुका था। तो लोगों के दिमाग में यह भी आया कि वहां लागू हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। और ऐसे सिचुएशंस में जब राजा ने टैक्स बढ़ाने की बात करी और लोग नाखुश हुए, तब इन लोगों की बातों ने सरकार के नए रूप की पेश करने के, लोगों के बीच तक पहुंचाने में, ये बातें जो है वो आग में घी डालने का काम हुआ, आग में घी डालने का काम हुआ। तो उन दिनों जो है, जब टैक्स बढ़ाने का ख्याल आया, जरूरत आन पड़ी, उन दिनों फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के तहत अनुसार यह नियम था कि राजा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता है। यदि उसे टैक्स बढ़ाने की जरूरत है और वो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स लगाना चाहते हैं, तो एक नियम के तहत जो है उन्हें स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। इस स्टेट जनरल्स की मीटिंग जो है, स्टेट जनरल्स जो है वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। तो इस स्टेट जनरल्स की मीटिंग को बुलाना होता था, उसमें यह प्रस्ताव रखना होता था कि भाई साहब हम टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। और इस स्टेट जनरल्स की मीटिंग में तीनों स्टेट के क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। वोट देने की परंपरा थी, एक स्टेट एक वोट देने की परंपरा थी। तो दोनों स्टेट को क्या करना होता था, वो टैक्स तो देना नहीं होता था, तो ये दोनों लोग फेवर में, राजा के फेवर में कि हाँ भाई टैक्स ठीक है, टैक्स बढ़ाइए, हमारी सहमति है, ऐसा सिस्टम था। तो उन दिनों जो है वो फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र के तहत जो है ये नियम था कि राजा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे टैक्स नहीं बढ़ा सकता। यदि उसे टैक्स बढ़ाने की जरूरत है या वो टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं या टैक्सेस लगाना चाहते हैं, तो नियम के तहत उन्हें स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी होती थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग राजा जब चाहे तब बुला सकता था, है ना। लेकिन वोट में, जब वोट मिलेगा किसी चीज के पक्ष में, तभी वो नियम लागू होगा। आई बात समझ में। तो लुई 16 ने यह मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाई ताकि टैक्स बढ़ाने की बात को मीटिंग के सामने, सभा में रखा जा सके, स्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा जा सके। 5 मई 1789 को बुलाई। वर्साय के एक आलीशान भवन में ये बुलाई गई। तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, पहले स्टेट और सेकंड स्टेट से, नोबेल और क्लर्जी से 300 लोग आए। और जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या 600 थी। बाकी सारे लोग आ नहीं सकते थे क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्था नहीं थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठे थे और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो उनके पीछे खड़े थे। ठीक है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी टैक्सेस बढ़ाने को लेकर कि भाई हम नहीं टैक्स देने में सक्षम है। तो जो लोग की शिकायत थी, ग्रीवांसेस थी, वो 40,000 लेटर्स में इन 600 लोगों के साथ आई राजा की सभा में पेश करने के लिए। राजा ने लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने की बात की और वोट की पुरानी प्रक्रिया फॉलो करने की बात की, मतलब ईच स्टेट वन वोट। इस पर थर्ड स्टेट के लोगों ने विरोध किया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा कि ठीक है वोट करवा लीजिए, लेकिन एक आदमी एक वोट देगा, एक आदमी एक वोट देगा। राजा नहीं माने क्योंकि उनकी बात तो फिर मानी नहीं जाती, वोट में तो उनकी हार हो जाती। तो फिर नहीं माने तो थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए। उस वर्साय की आलीशान राजमहल से क्या कर गए, वॉकआउट कर गए, बाहर निकल गए। और इन थर्ड स्टेट, चूंकि ज्यादातर संख्या की तो थर्ड स्टेट वालों की थी, 90% लोग जो है वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये लोग बाहर निकल गए। राजा का इन्होंने किया बहिष्कार।
थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने आप को पूरे फ्रांस राष्ट्र का प्रवक्ता माना, पूरे फ्रांस राष्ट्र का प्रवक्ता माना, है ना। और फिर क्या हुआ, ये लोग वहां से निकल के आ गए, 5 मई को निकल के आ गए, 5 मई 1789 को निकल कर आ गए, और 20 जून 1789 को एक टेनिस कोर्ट में, वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इन्होंने सभा बुलाई। और जो ग्रुप थे, 600 लोगों का जो ग्रुप बना था, और बाकी के लोग आए थे सभा में शामिल होने के लिए, ये इन्होंने अपने इस ग्रुप को क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली का नाम दिया। इन्होंने नेशनल असेंबली का नाम दिया। नेशनल असेंबली को नेतृत्व करने का काम मिराबियो और आवेसिये कर रहे थे। मिराबियो जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म करने के पक्ष में थे। आवेसिये एक प्रिस्ट थे। इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट जो है, जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये छपवाया था। ठीक है, तो ये दोनों जो है, मिराबियो और आवेसिये जो है, वो नेशनल असेंबली को लीड करने का काम कर रहे थे। तो टेनिस कोर्ट में, वर्साई के टेनिस कोर्ट में क्या हुआ, इन लोगों ने, ये लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दिया, पूरे राष्ट्र का प्रवक्ता के तौर पर अपने आप को माना, और इन्होंने कसम खाई कि जब तक हम लोग संविधान नहीं बना देंगे, राजा के अधिकार को तय नहीं कर देंगे, राजा किस तरीके से शासन करे या तय नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ये नेशनल असेंबली बनी रहेगी। आई बात समझ में। तो अब जब लोग, जिस दौरान नेशनल असेंबली के लोग वर्साई में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, उसी साल जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ी थी। और जब भी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो पैदावार जो है वो फसल की कम होती है, ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, लोगों घंटों जो है वो बेकरी के सामने लाइन में लगते, लाइन में लगने के बाद भी कभी कभी ब्रेड नहीं मिलता। नतीजा ये हुआ, जिस दौरान ये संविधान बन ही रहा था, उसी दौरान कुछ क्रोधित औरतों ने, एंग्री वुमेन ने, ब्रेड नहीं मिल रहा था तो दुकानें लूट ली। अब उसी समय राजा ने पेरिस में सेना भेजने की ऑर्डर दे दी। अभी तक राजा का खुद का शासन चल रहा था, क्योंकि अभी संविधान बन ही रही थी। अफवाह ये फैली कि राजा जल्दी लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर भी देंगे। फिर क्या था, टाउन हॉल में कोई 7000 लोग इकट्ठा हुए, जनसेना बनी। सैनिकों से निपटने के लिए अधिक हथियार की जरूरत थी, तो लोगों ने बेस्टिल के किले में धावा बोल दिया, यही बोल के कि कुछ हथियार मिल जाएगा। बेस्टिल को धाराशाही किया, कमांडर को मारा, कैदियों को छुड़ाया। हालांकि कैदियों की संख्या केवल 7 थी। लोग बेस्टिल के टुकड़ों को अपने घर ले गए यादगार के रूप में। दूसरी अफवाह दूसरे तरफ क्या फैली हुई है, देखो। एक तो शुरुआत हो गई, ये जो बेस्टिल वाला डिस्ट्रक्शन था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ, जहां से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। दूसरी अफवाह ये फैली कि लॉर्ड्स ऑफ द जो मैनोर हैं, यानी कि जागीर के मालिक, जिनके जमीन पर किसान लोग खेती करते हैं, जागीर के मालिकों ने पके हुए फसलों को नष्ट करने के लिए लठैतों और लुटेरों को हायर किया है। दूसरी अफवाह ये फैली। फिर क्या था, किसान ने कुदाल बेलचा उठाया और चैटॉक्स, मतलब किंग और नोबलमैन का आवास, उस पर जाकर हमला कर दिया। अनाज लूटे, डॉक्यूमेंट्स जलाए, जान बचाने के लिए नॉबल्स को घर तक छोड़ना पड़ा, कई तो पड़ोसी देश में जाकर बस गए। अब विद्रोही प्रजा को देखकर लुई 16 को नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी। संविधान ने 1791, संविधान जो नेशनल असेंबली ने संविधान बना दी 1791 तक। 89 में शुरू हुआ है ना, 20 जून को ये लोग इकट्ठा हुए थे ना, 20 जून को इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद संविधान बनाने में लगे थे। 1791 में तैयार हो गया। इस बीच में 2 घटना घटी जिनका अभी हम लोगों ने जिक्र किया। लुई 16 को नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी। संविधान जो है 1791 में बन गई। विरोध की वजह से राजा ने तत्काल एक समझौता किया कि ठीक है भाई साहब, पावर जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा मेरा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने आदेश पास किया कि अब से फ्यूडल सिस्टम और टैक्सेस वगैरह खत्म किया जाएगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान तैयार कर लिया। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य राजा की निरंकुश शासन पर लगाम लगाना था। मतलब राजा अपनी मनमर्जी से अब कुछ नहीं कर सकता है, शासन चलेगा राजा का, लेकिन संविधान तय करेगा कि वो कैसे शासन करेगा। तो 1791 में ये तैयार हो गया संविधान, नेशनल असेंबली ने तैयार कर दिया। अब शासन की शक्ति जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास आ गई। 1791 से फ्रांस में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस बन गया। फ्रांस जो है वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया।
इस संविधान की कुछ खास बातें थी। सबसे पहले तो ये, जैसे ही संविधान के लागू होने के साथ साथ नागरिकों का अधिकार एवं दायित्व की घोषणा हो गई। नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे वे लोग जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट जो कर गए थे, ये लोग इनडायरेक्टली चुने गए थे, मतलब सब लोग अपने आप को नेशनल असेंबली मान लिए थे। तो संविधान ने तय किया कि नेशनल असेंबली के सदस्य जो है वो कौन होंगे। इसमें तय किया कि वोटिंग के द्वारा जो है वो नेशनल असेंबली का चुनाव होगा, और इलेक्टर्स कौन होंगे, चुनने वाले लोग कौन होंगे। तो चुनने वाले की कैटेगरी तय करी गई। उन्होंने तय किया कि जिस व्यक्ति की भी उम्र 25 साल है, 25 साल से अधिक है, जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। और असेंबली के सदस्य वो लोग बनेंगे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है। और औरतों को और बाकी के लोग जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दे दिया गया, निष्क्रिय लोग का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद और फिर नेशनल असेंबली का सदस्य जो है वो चुना गया। लुई 16 ने एक्सेप्ट तो कर लिया 91 में, ये कर तो लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब हम शासन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाएंगे। लेकिन इनके मन में खुन्नस थी, ये अपने पड़ोसी मुल्क प्रसा के राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे कि किस तरीके से उनकी पुरानी ताकत इनके पास वापस आ जाए, नेशनल असेंबली भंग हो जाए, कुछ भी हो, मेरा पुराना शासन व्यवस्था मेरे हाथ में आ जाए। इसके लिए वो क्या करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। इधर 1792 में नेशनल असेंबली ने पड़ोसी मुल्क के कुछ करने से पहले, 1791 से ये प्लानिंग करने लगा। 1792 में, इससे पहले कि दूसरा देश आक्रमण करता, नेशनल असेंबली भंग होती, कि नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध शुरू हो गया। अब जब इधर युद्ध लंबा चलने लगा तो इधर जो थर्ड स्टेट के बाकी बचे लोग थे, याद रखना कि नेशनल असेंबली में वो लोग शामिल थे जो धनी मनी थे, तो बाकी के जो गरीब लोग थे जिनको वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था, है ना, इन लोगों ने क्या करी कि राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकार की नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करने लगे। उधर युद्ध चल रहा है, ये लोग अपना बहस करने लगे। कई सारी क्लबें बनी। इनमें से सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉब्सबेरी। जैकोबिन क्लब में समाज के कम उन्नत वर्ग के लोग जो है वो शामिल थे। नेशनल असेंबली में जो है ना, वो कौन से लोग शामिल थे, समाज के धनी वर्ग। लेकिन जैकोबिन क्लब में कौन लोग शामिल थे, लेस प्रॉस्पेरस लोग, शॉपकीपर, शू मेकर, कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग शामिल थे। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने पेरिशियंस के साथ मिलकर, ये पेरिशियंस खाद्य पदार्थों और के अभाव से नाराज थे, खाने का सामान नहीं मिल रहा था, तो पेरिस के वासी पेरिशियन कहलाएं, ये लोग नाराज थे। इनके साथ मिलकर इन्होंने ट्यूलेरिये की राजमहल पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ देश के सैनिक जो हैं वो किससे लड़ रहे थे, प्रसा और ऑस्ट्रिया से। और चूंकि राजा गद्दार लगभग प्रूव हो चुका था, क्योंकि उसने तो प्लानिंग कर रखा था ना कि भाई हमको अपना अधिकार चाहिए, आप मेरा मदद कीजिए। तो एक तरफ जो है वो फ्रांस की सेना जो है वो प्रसा और ऑस्ट्रिया से लड़ रही थी, दूसरी तरफ खाने पीने की सामान की किल्लत की वजह से जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो पेरिशियंस के साथ मिलकर ट्यूलेरिये के राजमहल, राजा के राजमहल पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। राजा के सिपाहियों को मारा और राजा को घंटों बंदी बना लिया। बाद में असेंबली ने राजा के परिवार को बंदी लेने के लिए वोट किया, बना लिया उसको। फिर इलेक्शन हुए और जैकोबिन क्लब में ये डिसाइड किया गया कि अब जो है इलेक्शन जो हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि 21 से ऊपर, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, सब जो है वो क्या करेगा, वोट देगा। वोट हुआ, नई सरकार चुनी गई। मान लो कि थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट के कुछ पार्टी, जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, मान लो कि एक थर्ड स्टेट है अपने यहाँ, एक कुछ पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए, कुछ पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कभी बीजेपी जीत गया तो कभी कांग्रेस जीत गया, ठीक है, ऐसी बात, ठीक है। तो इलेक्शंस हुए, 21 साल से ऊपर, चाहे वो धनी हो गरीब हो, सबको जो है वो वोट देने का अधिकार मिला। और फिर क्या हुई, रॉब्सबेरी की सरकार बन गई। और ये जो नई सरकार बनी इसका नाम पड़ा कॉन्वेंशन। जैसे धनी वर्गों के लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनका नाम नेशनल असेंबली पड़ा, तो इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या रखा गया, क्या कहा गया इनके पार्टी को, जैकोबिन की सरकार जब बनी तो इनको क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया।
तो नई चुनी गई असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को मोनार्की खत्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक जानते ही हो, जिस देश का अपना संविधान हो। लुई 16 को कोर्ट ने देश से गद्दारी के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड नामक जगह पर सरेआम लुई 16 का गला काट दिया गया, गिलोटाइन करवा दिया गया। और कुछ दिन के बाद जो है वो मैरी एंटोनेट की भी यही हाल हुई। रॉब्सपेरी गवर्नमेंट में रॉब्सपेरी ने सीवर कंट्रोल और पनिशमेंट की नीति अपनाई। इनफैक्ट 1793 से 1794 तक रेन ऑफ टेरर चला। ठीक है, एक्स नॉवेल हो, क्लेर्जी हो, चाहे वो खुद के पार्टी के लोग हो, जो भी सरकार की नीति से सहमत नहीं होता उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता और गलती होने पर उसका गिलोटाइन करवा दिया जाता। रेन ऑफ टेरर के दौरान लोग आतंकित हो गए कि रॉब्सपेरी जो है वो ऐसे कर रहा है। बाद में लोग रॉब्सपेरी की सरकार बनी थी, रॉब्सपेरी पर ही कि लोग क्या करने लगे, इल्जाम लगाने लगे कि नहीं भाई, त्राही करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करिए, अपने ही लोगों को आप मार रहे हैं छोटी छोटी गलती पर। उसके बाद क्या हुआ, सपोर्टर्स जो इनका विरोध करने लगे। फाइनली रॉब्सपेरी को जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया और अगले दिन उनका गिलोटाइन करवा दिया गया। जैकोबिन की सरकार रॉब्सपेरी के डेथ के बाद गिर गई और फिर से शासन व्यवस्था मध्य वर्ग के धनी तबकों के पास चली गई, नेशनल असेंबली के पास चली गई। फिर से नया संविधान लागू हुआ, फिर से पुराना वाला 25 साल से ऊपर वोट करेगा, 3 दिन टैक्स पेयर दुनिया जान जो पहले बताए गए थे, फिर से वही लागू हो गया। चूंकि जैकोबिन के शासन काल में मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरी केवल उन्हीं के हाथ में जो है वो शासन था, एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने के लिए। रॉब्सपेरी की मृत्यु के बाद जब सरकार फिर से संपन्न तबके के मिडिल क्लास लोगों के पास गई तो उन्होंने तय किया, उन्होंने नई सरकार जो बनी फिर से नेशनल असेंबली की, धनी तबकों के लोगों की, थर्ड स्टेट के धनी तबके के लोगों की फिर से जब सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषद में 5 सदस्यों की कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, लेकिन डायरेक्टरी का अक्सर झगड़ा होता रहता था, है ना। और परिषद जो है वो डिसमिस होता रहता था, बार बार चेंज होता रहता था पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकार में यही से मिलिट्री डिक्टेटरशिप नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। जब सरकार जब नहीं काम करती है, सरकार से लोग नाखुश होते हैं या सरकार शासन चलाने में असमर्थ होती है, तो सेना का नियम लागू हो जाता है। तो उस टाइम में जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सेना का क्या था, चीफ था, मिलिट्री डिक्टेटर था, आर्मी का जनरल थे, वो हेड थे। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि राजनीतिक अस्थिरता है, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, तो इनकी देश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को ताज पहनाया और खुद को राजा घोषित कर दिया, फिर से मोनार्की ले आया। फिर से क्या किया इन्होंने, मोनार्की ले आया। इनफैक्ट उसका एक सपना उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि पूरे यूरोप में उसी की हुकूमत हो। आई बात समझ में। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एकदम ब्रीफ में कहानी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ब्रीफ में कहानी। और इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है कहा जाता है कि नेशनलिज्म की ये फर्स्ट एक्सप्रेशन थी। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो 1789 में नेशनलिज्म की जो है वो सबसे पहली जो है वो अभिव्यक्ति हुई। सबसे पहली बार राष्ट्रवाद को लेकर लोग इकट्ठा हुए। जैसा कि आप जानते हो कि फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर 1789 में निरंकुश राजा का शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, इससे क्या हुआ कि शासन की जो प्रणाली थी वो राजा से निकलकर किसके हाथ में चली आई, जनता के हाथ में चली आई। और इस क्रांति से ये भी लोगों ने घोषणा कर दी, फ्रांस के लोगों ने, कि यहाँ से शासन व्यवस्था यहाँ के लोग संभालेंगे, ना कि कोई राजा संभालेगा। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. The ideas of la patrie, the fatherland, and le citoyen, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कदम उठाए, ताकि लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की, मतलब एक
खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा जाग उठे, उन्होंने ऐसा शुरू करने लगा। एग्जाम्पल आप समझ लो, जब आप कहते हो कि हम सभी भारत माता के संतान हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत एक परिवार है और हम सब उसी के सदस्य हैं। तो जब कभी भी भारत जैसे देश पर कुछ भी होता है तो अब हम लोग विपत्ति में जो है वो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन बात करी, जैसे कि कहीं आर्मी पर अटैक होता है तो हम लोग आर्मी वेलफेयर फंड बनाते हैं, फ्लड रिलीफ फंड बनाते हैं, कोविड रिलीफ फंड बनाते हैं। तो एक फीलिंग आता है ना देश के प्रति, राष्ट्रवाद की आपके अंदर फीलिंग आती है ना। तो चूंकि सब लोग एक ही गोल के प्रति, सब लोग राजतंत्र का ही विरोध करें, अपनी सरकार और लोग चुनकर राष्ट्र सरकार में जाएं, इसके लिए तो सबसे पहले जरूरत थी कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्रांति की शुरुआत से ही ऐसे कदम उठाए, ऐसे उपाय किए ताकि लोगों में सामूहिक पहचान की भावना, फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। उन्होंने क्या किया, फादरलैंड और द सिटीजन, मतलब एक पिता और बाकी सब सदस्य, जैसे भारत माता के सभी संतान हैं। भारत माता एक इमेजनरी क्या किया गया, एक देवी देवता जैसा रूप बनाया गया और ये बताया गया कि हम सब इसी देश के संतान हैं, है ना। तो उसी तरह बताया गया कि देश को क्या बताया गया, पिता बताया गया, और देश के नागरिकों को क्या बताया गया, उसका संतान बताया गया, ताकि लोगों में ये लगे कि सब एक ही परिवार के लोग हैं। और द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ला पैट्री, ली सिटोयन, द फादरलैंड, द सिटीजन के विचारों ने इस बात पर बल दिया कि सभी लोग एक हैं और सभी लोग जो है वो एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जो एक ही संविधान के अंतर्गत शासित होंगे, ठीक है। सब लोग जो है वो एक ही, सब लोग क्या है, यूनाइटेड है। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। कोई भी क्रांति के लिए एक कॉमन मोटिव बनाने के लिए ये सब कदम उठाया गया कि सब लोग इकट्ठा हों किसी एक चीज के नाम पर। तो पहले फादरलैंड और उसके संतान की बात करी गई। दूसरा क्या किया गया कि जो राजध्वज था उसको हटाया गया, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर लाया गया। स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल्स की जो है वो स्टेट जनरल फिर से चुना गया और इसमें जो है वो उन लोगों को शामिल किया गया जो थर्ड स्टेट के जो है वो क्या थे, एक्टिव सिटीजन थे। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दिया। नई स्तुतियां जो है वो रची गई, नए हिम्स, जो हिम्स भजन को कहते हैं। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नई स्तुतियां लिखी गई, रची गई, शपथ लिए गए, देश के नाम पर शपथ खाते हैं हम, ऐसे वैसे, ठीक है। और एक शहीदों का गुणगान किया जाने लगा राष्ट्र के नाम पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की गई। ये तय किया गया कि सभी लोग जो है वो उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे। नियम बनाए गए, इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अब शासन चलेगा। सब लोग जो है वो अब इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासित होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। जो कस्टम ड्यूटीज थी, जो ड्यूज वगैरह होते थे, उसे हटा दिया गया। एक समान प्रणाली भार की, वजन की, मापन की, किसी चीज को कैसे मापा जाए, कितने माप में कितना चीज आएगा, इन सब की, भार की या फिर मेजर्स की जो है वो प्रणाली को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और सारे रीजनल डायलेक्ट्स उसको कहते हैं जिसकी ग्रामर नहीं होती। तो जो बाकी सारी जो बोलियां थी उसको बताया गया कि ये सब बोलिए आप ना बोलिए। फ्रेंच उस समय का जो है वो पेरिस में बोला जाता था, तो फ्रेंच को जो है वो क्या किया गया, कॉमन लैंग्वेज बनाया गया नेशन का। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि जो अब से जो हमारा मिशन है, जो लोग फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत की थी, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब से हमारा जो है वो मिशन है, हमारा लक्ष्य है कि फ्रांस को निरंकुश शासन से क्या कराया जाएगा, मुक्त कराया जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा फ्रांस। और इतना ही नहीं, हम दूसरे सारे राष्ट्र की भी मदद करेंगे कि उनको भी क्या किया जाए, यूरोप के दूसरे सारे राष्ट्र को भी हम लोग मदद करेंगे ताकि जो है वो नेशन स्टेट्स बन सके, उनको भी डेस्पोटिज्म से क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके। आई बात समझ में? When the news of the events in France reached the different cities of Europe,
students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो जैसे ही फ्रांस में घट रही घटनाओं को की जानकारी न्यूज जो है वो यूरोप के डिफरेंट सिटीज में पहुंचने लगी, तो स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो दूसरे सारे लोग थे वो लोग अलग अलग जगहों पर यूरोप के अलग अलग जगहों पर देशों में क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज. और इनकी एक्टिविटीज से ये लोग जैकोबिन क्लब बनाने लगे ये लोग. और इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच की आर्मीज थी उनको होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के अधिकतर पार्ट जैसे जगहों पर देशों में घुसने में ये जैकोबिन क्लब के लोग जो है उनका साथ देने लगे. आई बात समझ में? 1790s में, मतलब 1790 के दशक में. तो जैसे ही ये न्यूज फैली कि फ्रांस में हो रही क्रांति के बारे में और किस तरीके से मोनार्की सिस्टम को इन्होंने हटाया है, तो दूसरे देश जहां पर निरंकुश शासन थी वहां के लोगों भी ऐसा राष्ट्र की कल्पना करने लगे और फ्रेंच आर्मीज की मदद करने के लिए वो लोग जैकोबिन क्लब जो है उन्होंने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया. और ये फ्रेंच आर्मीज का रास्ता हॉलैंड में घुसने के लिए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अधिकांश भागों में घुसने के लिए 1790s के दशक में इन्होंने रास्ता बनाने का काम जैकोबिन क्लब ने किया. और रिवॉल्यूशनरी वॉर की शुरुआत होने से जो है वो फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म की आइडियाज को, नेशनलिज्म के विचार को विदेशों में भी फैलाने लगी. अब यहाँ पर एक पिक्चर बना रखा है, फिगर 2 देखने की जरूरत है. द कवर ऑफ ए जर्मन अलमनैक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमन इन 1798. तो ये जो कवर है वो एक जर्मन अलमनैक का है, जर्मनी के पंचांग का है. और इसको एक जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबनान ने 1798 में बनाया था. इसका क्या मतलब है, इसके थ्रू क्या मैसेज दिया जा रहा है वो आप समझो. The image of the French Bastille being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel. Accompanying the illustration is the slogan, "The people must seize their own freedom." Rebmann lived in the city of Mainz and was a member of a German Jacobin group. तो ये जो कवर है जर्मन अलमनैक की, जर्मन अलमनैक की जो कवर है उसको डिजाइन करने का काम किसने किया है, एक जर्नलिस्ट जिनका नाम एंड्रियास रेबमन है. इन्होंने 1798 में ये डिजाइन करने का काम किया था. इसमें इमेज जो बनाया गया है, इसमें 2 इमेज है. पहले इमेज में जो है वो बैस्टिल का इमेज है जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोग जो है वो जनसेना बनाकर घुस रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करी. और दूसरे पिक्चर में जो है वो जर्मन प्रोविंस कैसल के एक जो है वो इसी से मिलता जुलता जो फोर्ट्रेस है, जो निरंकुश शासन का प्रतीक था, जहां पर राजा, जर्मन का राजा वहां पे फेंक दिया करता था, कैदियों को भेज दिया करता था, वैसा ही एक चित्र बनाया गया. और इसमें एक स्लोगन लिखा गया है इलस्ट्रेशन में, व्याख्यान में, किसके मार्फत से जो है वो क्या संदेश जाना चाहिए लोगों को. उसमें लिखा गया है कि लोगों को अपनी आज़ादी जो है वो सीज कर लेनी चाहिए, कब्जे में कर लेनी चाहिए. और इस माध्यम से ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो हाल बैस्टिल का हुआ वो भी हाल जो है वो क्या होगा, जर्मन के इस फोर्ट्रेस का भी होगा जो कासेल में है. जर्मन का भी कि उसका भी यही हाल होगा जैसा कि बैस्टिल का हाल हुआ है. ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी गई है. और रेबमन जो है, एंड्रियास रेबमन जो है वो जर्मन जैकोबिन क्लब के क्या थे, मेंबर थे. Within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो जो विशाल नेपोलियन के नियंत्रण में जो बहुत बड़ा हिस्सा आया, जहां पर इसकी आर्मी गई, जहां पर कब्जा किया हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और भी कई यूरोप के देशों में, जो बहुत बड़ा टुकड़ा, जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेपोलियन के हाथ में आया. यहां पर नेपोलियन ने जो है वो कई सारे सुधार किए, जो सुधार ऑलरेडी फ्रांस में हो चुका था, जो सुधार की प्रक्रिया इन्होंने अपनाकर फ्रांस में जो सुधार किया था, सेम चीज उन्होंने क्या किया, जो जिन जिन जगहों पर इनका कब्जा होने लगा उन्होंने वहां पर भी ये चीजें लागू करनी शुरू करी. मोनार्की के आने से नेपोलियन ने नो डाउट कि डेमोक्रेसी को तो खत्म कर ही दिया था, लेकिन नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों को मिलाकर
बहुत सारा सुधार भी किया, ताकि जो सिस्टम है, शासन की जो प्रणाली है, वो एक तर्क संगत बन सके, मतलब लोगों की आपस में तालमेल बनी रहे, कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं था कि निरंकुश हो जाए, ऐसा निरंकुश जैसा नहीं था, मतलब मोनार्की जरूर लाया लेकिन निरंकुश नहीं था इसका शासन, है ना। द सिविल कोड ऑफ 1804, अमेरिका में जीरो को ओ पढ़ते हैं। The civil code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away all the privileges based by birth. तो जो 1804 में जो सिविल कोड नेपोलियन ने बनाया, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, मतलब जो उसने बताया कि इस सिद्धांत के तहत अब क्या होगा, शासन होगा, ये होगा, वो होगा। इसमें उन्होंने जन्म के आधार पर जो भी विशेष सुविधाएं मिलती थी उस सबको खत्म कर दिया, और ये बताया कि अब जो है वो क्या है, सब लोग कानून के नजर में समान है, सबको जो है वो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। पहले क्या था, नोबल और क्लर्जी की जमीन पर लोग किसानी करते थे, शायद ही किसी के पास अपनी जमीन होती थी। तो नेपोलियनिक कोड में जो है वो जो भी प्रिविलेजेस किसी को अगर जन्म से मिल रहा है वो खत्म कर दिया गया, लॉ के सामने सबको बराबर कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, जमीन रख सकते थे वो लोग, जमीन जो है वो क्या कर सकते थे, रख सकते थे। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और इस कोड को, इस संहिता को, इन नियमों को उन जगह तक ले जाया गया जहां कहीं पर भी नेपोलियन का शासन होता था। जिन जगहों पर नेपोलियन ने कब्जा करना शुरू किया उन जगहों पर ये कोड लागू हो जाता था वहां पर। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मन, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed, transport and communication systems were improved, peasants, artisan workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो नेपोलियन जो है उसने क्या की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, प्रशासनिक विभाजन को सिंप्लीफाइड किया, सरल किया, आसान किया। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म किया, किसान को भूदासत्वता से, भूमि पर जो दास बनाकर उनसे खेती करवाई जाती थी, किसान को सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज, जागीरदारी शुल्क जो टैक्सेस वगैरह देना था, इनसे मुक्त कराया किसान को। शहर में भी जो कारीगरों की श्रेणी के कारीगरों की जो संघों पर जो नियंत्रण लगाया जाता था उसको भी हटाया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने इंप्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर्स और जो नए तरह के जो बिजनेसमैन थे इस नई मिली आजादी से क्या थे, काफी खुश थे। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, जो छोटे पैमाने पर माल का उत्पादन करते हैं, उन्होंने खास तौर पर उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया, उन्हें अच्छा लगने लगा कि चलो भाई अब नाप तौल की क्या है, एक मानक है, एक निश्चित नियम है। उनको ये अच्छा लगने लगा, और इन सबको अच्छा लगाने के पीछे किसका हाथ था, नेपोलियन का हाथ था, क्योंकि उसने कुछ इस तरह के सुधार किए थे। एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई, नेशनल करेंसी बनाई गई कि इस करेंसी से पहले क्या था कि सब स्टेट के मुद्राएं होती थी, राजा के मुहर वाला नोट होता था, ठीक है। तो इस सबको हटाकर क्या किया गया, कॉमन करेंसी बनाई गई, जिससे कि सामान का आसानी से खरीद बिक्री हो सकता था, और इसको एक्सचेंज करके लोग क्या कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल बेच सकते थे। तो इन सब चीजों को आसान बनाने का काम नेपोलियन ने किया। मोनार्की जरूर लाया लेकिन चीजों को आसान भी किया। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. Initially, in many places, such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. लेकिन जो भी एरिया पर विजय हासिल किया नेपोलियन ने, तो लोगों की जो रिएक्शंस थी, जहां जहां इन्होंने विजेता हासिल करी, वहां पर जो लोगों की जो रिएक्शन थी फ्रेंच को लेकर वो अलग अलग थी। शुरुआत में जिन जगहों पर जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड और कुछ ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सो जैसे जगहों पर जब फ्रांस की आर्मी पहुंची तो इन्हें आजादी का हार्बिंगर कहा गया, स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला कहा गया। निरंकुश शासन से आजादी दिलाई, उनको क्या किया, एक स्वतंत्रता का, उनको आजादी का एहसास कराया, तो लोग इनका स्वागत करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये जो शुरुआती उत्साह थी, इनिशियल इंथुजियम था, वो विरोध में बदल गया, क्योंकि इन्होंने जहां जहां पर कब्जा किया वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार तो किए,
लेकिन जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की वो बहुत हद तक लोगों के फेवर में नहीं था। तो क्या क्या वजह से लोग इनके विरोधी हो गए वो देखो। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो पहले तो लोगों को लगा कि भाई साहब चलो आज़ादी मिल गई, चलो अच्छा है, नेपोलियन अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आर्मी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब इन्होंने टैक्सेस बढ़ाया, सेंसरशिप कहते हैं काट छाट करना, जैसे फिल्म में कौन सा सीन रहेगा नहीं रहेगा, प्रेस क्या छाप सकता है नहीं छाप सकता है, इसको सेंसरशिप कहते हैं। तो इंक्रीज टैक्सेशन, बढ़ती हुई टैक्सेशन, सेंसरशिप, फ्रांस के आर्मी में आपको शामिल होना ही होना है, ऐसा नेपोलियन ने नियम लागू कर दिया। ये इसलिए उन्होंने किया कि फ्रांस की आर्मी में आपको शामिल होना है ताकि वो पूरे यूरोप पर जो अपना कब्जा करने का जो सपना था उसका वो पूरा हो सके। तो इन सारी वजहों से लोग जो है इसको क्या हो गए, विरोधी हो गए। और बाद में जो शुरुआत में जो इनको आज़ादी अच्छी लग रही थी, इन सब लाइबिलिटीज़ की वजह से, नेपोलियन के अनुसार इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना ही था, इन सब की वजह से ये आज़ादी उन्हें भारी पड़ने लगी। आज़ादी इन्हें क्या पड़ने लगी, भारी पड़ने लगी। एक फिगर 4 आपके देखने लायक है, क्योंकि इस फिगर 4 के तहत जो है बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया कि किस तरीके से फ्रेंच आर्मी को लोग क्या मानते थे और किस तरीके से बाद में उनके बारे में क्या राय बनी। जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जैसे टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, ये सब की वजह से लोग जब हताश होने लगे, निराश होने लगे, तब ये कैरिकेचर जो है, वो व्यंग चित्र जो है वो बनाया गया है। उसको आपको समझने की जरूरत है। द पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जेब्रिकेन, जर्मनी। ये पेंटिंग जो है वो ट्री ऑफ लिबर्टी है। इस पेंटिंग में ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। ये जेब्रिकन में बनाया गया, जर्मनी में। इस कैरिकेचर के माध्यम से, इस व्यंग्य चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करी गई है। ये देखो, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ जेब्रिकन बाय द फ्रेंच आर्मीज। ये जो पिक्चर बनाया गया है, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है, जो जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज ने बनाया ये पिक्चर, इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जेब्रिकन सिटीज पर, टाउन पर, जर्मन के जेब्रिकन सिटीज पर फ्रेंच आर्मी का कब्जा हो चुका है ना। फ्रेंच सोल्जर्स recognizable by their blue, white and red uniforms have been portrayed as oppressors as they seize a peasant's cart left, harass some young women, center foreground and force a peasant down to his knees। इस पिक्चर में फ्रेंच सोल्जर्स को जो है, जो कि उनके ब्लू, व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म से पहचाना जा सकता है, इसमें उन्हें दमनकारी के रूप में बताया गया है। और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से लेफ्ट साइड में जो पीजेंट है, पीजेंट को किस तरीके से, पीजेंट की बैलगाड़ी या कोई भी घोड़ा गाड़ी जो भी गाड़ी है, उसको किस तरीके से फ्रेंच की आर्मी कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ फ्रेंच के आर्मी के जो लोग हैं वो किस तरीके से औरतों को सेंटर में सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और जो सबसे साइड में, जो सबसे राइट साइड में है, वो किस तरीके से एक किसान को घुटने पर झुकने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस तरीके से ये सीन के माध्यम से बताया गया कि किस तरीके से फ्रेंच आर्मी आम जनता को लोग सता रहे थे। द प्लेक बीइंग affixed to the tree of liberty carries a German inscription which in translation reads, एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो है बनाई गई है कैरिकेचर में, उसमें एक पट्टी लगाई गई है और उसका जर्मन में कुछ उसमें लिखा है। अगर आप उसको ट्रांसलेट करो तो उसकी मीनिंग है कि टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें लिखा गया है कि भाई साहब, जो आज़ादी और समानता ने जो आप हम लोग को दिए हैं, ले लो भाई साहब, ये ले लो, नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके से सताओ मत। व्यंग चित्र है ना ये, तो कटाक्ष करने का काम किया। और आप जानते हो कि कम शब्दों में अगर ज्यादा चीज बोलना है तो पिक्चर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसमें जो है वो प्लेक में क्या लिखा रखा है कि आजादी ले लो हमसे, इक्वालिटी ले लो, जो मानवता का आदर्श है वो हम सबसे ले लो, नहीं चाहिए तुम्हारी हमको आजादी, है ना। दिस इज अ sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who oppose monarchy in the territories they entered। ये एक व्यंग रेफरेंस है, एक व्यंग से लिखा हुआ बात है कि भाई साहब आजादी ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, है ना। कि किस तरीके से बताया, इस व्यंग के माध्यम से ये बताया गया कि फ्रेंच आर्मी लिबरेटर बन के कि आपको हम स्वतंत्रता दिला रहे हैं, ये बोल के वो क्या कर रहे थे, घुस रहे थे, लेकिन बाद में घुसने के बाद क्या कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे। तो ये जो है वो इस कैरिकेचर के माध्यम से बताने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर जो है एक और पिक्चर है, फिगर 5, वो भी हम लोग देख लेते हैं। द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिंग। इसमें जो है वो दिखाया गया कि एक कुरियर है, जैसे पोस्टमैन टाइप होता है जो आपको सामान पहुंचाता है। इसमें राइनलैंड का एक कुरियर है जो अपने घर तक जाने के दौरान, जो अपने घर लिप्जिंग से अपने घर जा रहा
है ना, उसमें अपना सारा कुरियर पार्सल वो एक एक करके उसके हाथ से निकलता जा रहा है। दरअसल ये कुरियर के रूप में नेपोलियन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें लिखा गया है कि नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपजिग in 1813, each letter dropping out of his bag bears the names of the territories he lost। इसमें जो कुरियर बताया गया है उस वो कुरियर कौन है? नेपोलियन है। और इसमें दिखाया गया कि वो फ्रांस से अपने घर जो है वो पोस्टमैन के रूप में उसको बताया गया कि वो फ्रांस लौट रहा है। जब वो लिपजिग में 1813 में हारा था तो इसमें एक कुरियर के तौर पर उसको प्रेजेंट किया गया है और कौन कौन सा जगह उसके हाथ से निकलता जा रहा है हारने के बाद एक एक करके। फाइनली वो वाटरलू में हारा था, लेकिन हारने का सिलसिला तो पहले भी शुरू हुआ था। 40 युद्ध लड़ा था वो, ठीक है, 40 जीता था, ठीक है, और धीरे धीरे 13 से हारना भी शुरू हुआ था, ठीक है। तो एक इसके माध्यम से बताने जाने लगा कि 1813 में हार हुई, उसके बाद क्रमशः उसकी हार होती गई, एक एक करके जो टेरिटरी उसके कब्जे में था, ये जो पेपर है उसमें उसका नाम लिखा है कि धीरे धीरे उसके हाथ से वो सारा चीज निकलता जा रहा था। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो क्या होती है, खत्म होती है। अगले दिन जो है हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। इसको आपको बार बार देखने की जरूरत है, आप रिवाइज कीजिए। जब तक आप एक घटना को दूसरे से लिंक नहीं कीजिएगा तब तक आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताएं।